स्टार्ट हो जाओ। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को हम उपभोग कहते हैं। ये जो फंक्शन है ये आपका केन्स द्वारा दिया गया है। केन्स ने कहा कि क्लासिकल ये मानते थे कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो ब्याज का फलन होता है। कैसे होता है कि y इक्वल टू सी प्लस एस, यानी जो इनकम होती है वो आपकी सेविंग और उपभोग यानी कंजम्पशन का जोड़ होती है। सेविंग क्या होगी? y माइनस सी। ये जो सेविंग होता है वो किसका फलन होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो हमारी सेविंग ज्यादा होगी। सेविंग ज्यादा होगी इसका मतलब कि आपका कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि दोनों का योग है। अगर हम सेविंग को बढ़ाते हैं तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इसलिए क्लासिकल कहते थे कि उपभोग जो है वो आपका ब्याज दर का फलन होता है। लेकिन केन्स कहते हैं नहीं, ये किसका फंक्शन होता है? कंजम्पशन YD P S R W D। YD यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है, P प्राइस लेवल है, S स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, W वेल्थ है और D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये सारे फैक्टर हैं जो कि आपके कंजम्पशन को डिटरमाइन करते हैं कि आपका कंजम्पशन फंक्शन कैसा होगा। बट इन द शॉर्ट रन ऑल दिस आर कांस्टेंट। सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम का इफेक्ट पड़ता है कंजम्पशन पे। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। अब बात आती है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी जो व्यक्ति की टोटल इनकम होती है उसमें से जो टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं तो उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो केन्स ने भी कहा कि इट्स अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इन्होंने फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी दिया। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो साथ ही साथ हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, लेकिन जिस दर से हमारा इनकम बढ़ता है उस दर से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। क्या कहते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस। हम सब जानते हैं कि आय जो है वो सेविंग और कंजम्पशन का जोड़ होती है। तो ये जब चेंज होता है, चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, तो चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन कंजम्पशन। अगर जब ये कम होता है चेंज, इसका मतलब है कि हमारा चेंज इन सेविंग बढ़ रहा है। यानी इनकम में जब चेंजिंग होती है तो आपका सेविंग की जो दर होती है वो बढ़ने लगती है और कंजम्पशन की दर घटने लगती है। लेकिन बट डायरेक्ट अगर देखें तो y इक्वल टू सी, तो हमारा अगर इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है। क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक के बराबर होना चाहिए, तो हमेशा जो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई है वो आपका ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 यानी कि ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, वो बिल्कुल शून्य होगा, नहीं, वो बढ़ता है, वो ऑटोमेटिक है। लेकिन ये एक के बराबर, यानी जितनी इनकम में वृद्धि होती है उतनी कंजम्पशन में वृद्धि नहीं होती, इसलिए एक से अधिक नहीं हो सकता है। फिर इन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में भी चर्चा की। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि जब इनकम में वृद्धि होती है तो आपका कंजम्पशन में किस तरह का चेंजिंग होती है, यानी उसका पैटर्न क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसी को इन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा है। ये दो तरीके का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू सेविंग। और एमपीसी क्या होता है? जो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। सपोज कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2000 रुपए है और उसका कंजम्पशन 1500 है, तो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? 3/4 इक्वल टू 0.75। अगर इसी तरह हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देखें तो मान लीजिए कि अगर इनकम 1500 है तो नेक्स्ट 10 ईयर में मान लीजिए 1600 हो गया, तो यानी 1500 से 1600 का जो चेंजिंग है वो 100 रुपए है। और ये इनकम 2000 है, सेकेंड टर्म में मान लीजिए कि 2200 हो गया, तो आपका ये कितना हो गया चेंज? 200 रुपए। डिवाइड करेंगे तो 0.50। ये फिर कहते हैं कि हमारा एक उपभोग फलन होता है C इक्वल टू C0 प्लस स्मॉल cy। C0 क्या है? इन्होंने कंजम्पशन के भी दो भाग किए हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है कि आपकी इनकम शून्य रहने पर भी आप
अपने जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर उपभोग करेंगे। तो वो जो उपभोग जो हम करते हैं वो न्यूनतम उपभोग वो होता है आपका C0 प्लस स्मॉल cy। ये जो cy है वो स्लोप है, ये दिखाता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की हमारी इनकम में जो चेंज होती है उसकी वजह से हमारी कंजम्पशन पे क्या चेंजिंग होती है। इस फंक्शन से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम अगर हम सब जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने के लिए इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेट करेंगे। डेरिवेशन का dc by dy स्मॉल c, यानी ये जो स्मॉल c है ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी दिखाता है। अगर इस फंक्शन को हम y से मल्टीप्लाइड कर दें, क्योंकि c by y है आपका APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन ज्ञात हो जाएगा C0/y इज प्लस c। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू केनेशन की अगर इनकम हमारी शून्य होती है तो यहाँ पे जो हमारा APC होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ये दो तरीके के कंजम्पशन फंक्शन की चर्चा करते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इनकम में वृद्धि के साथ साथ आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ये जो स्मॉल c है वो आपका कांस्टेंट होता है, यानी इनकम कितनी बार में वृद्धि हो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आपका इनकम है, वाई एक्सिस पे आपका कंजम्पशन है। ये फंक्शन आपका यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि न्यूनतम उपभोग इंसान करता ही है, क्योंकि उसको जीवित रहना है। तो ऐसा नहीं है, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उपभोग करेगा। तो ये जो होता है C0 यानी OC के बराबर आपका न्यूनतम उपभोग है। और अब यहाँ पे हम APC ज्ञात करते हैं। ये कहता है कि अगर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, अगर MPC कांस्टेंट है तो इनकम की वृद्धि के साथ साथ हमारा APC घटता जाता है। कैसे घटता है देखिए, APC क्या है C/y। फर्स्ट टेन्योर में देखते हैं कि AY आपका कंजम्पशन है और 0y आपका आय है। नेक्स्ट जब चेंज होता है तो आप देखिए चेंज y/1 के बराबर होता है और उपभोग में जो चेंजिंग होता है वो A1 के बराबर होता है। यानी ये जो चेंजिंग है इनकम में इतनी वृद्धि होती है पर कंजम्पशन में थोड़ी वृद्धि होती है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं, यानी इनकम में सिर्फ कंजम्पशन में सिर्फ इतनी वृद्धि हुई और इनकम में इतनी, यानी इनकम में वृद्धि के कंपेरिजन में हमारा कंजम्पशन बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसी तरह नेक्स्ट टेन्योर में भी आपका कंजम्पशन जो होगा थोड़ा चेंज होगा और इनकम आपका ज्यादा चेंज होगा, यानी APC लगातार घटती जाएगी। ये tan थीटा से हम देख सकते हैं। दूसरा जो फलन होता है वो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है। नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस डायरेक्शन का होता है। ये स्ट्रेट लाइन ना होकर आपकी कर्व टाइप की होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे हमारा MPC यानी जो इसका स्लोप है वो घटता जाता है। तो इसलिए इसका ये जो कर्व का जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगा। अब मान लीजिए कि हमको इस पे ज्ञात करना है E पॉइंट पे APC और MPC की वैल्यू। तो हमको APC सबसे पहले ज्ञात करते थे, APC हमें ज्ञात करना है तो फिर से हम वही फंक्शन देखेंगे C/y, यानी हमारा कंजम्पशन हुआ EY1 और इनकम हो गई OY1। ठीक नेक्स्ट टेन्योर में जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो फिर हमारी ये जो वृद्धि होगी वो घट जाएगी। APC हमारी घटेगी, जो चेंज इन की हमारे इनकम इतना बड़ा और फिर हमारा ये जो कंजम्पशन वो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन MPC का हमको ज्ञात करना है तो MPC क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, यानी हमको एक स्लोप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक टेंजेंट E पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन AR के बराबर जो E पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। अब एक ट्राइंगल बनता है EAB। ये जो EAB है वो आपका MPC की वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो ट्राइंगल है वो आपका छोटा होता जाएगा। यानी ये बताता है कि इनकम की वृद्धि के साथ साथ हमारा MPC भी कम होता जाता है और APC भी कम होता जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप की, APC और MPC की, द रिलेशनशिप बिटवीन द MPC एंड APC। पहला जो हम कह सकते हैं कि
इनकम वृद्धि के साथ साथ जब हमारा एमपीसी कांस्टेंट होता है तो वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है, और जब इनकम वृद्धि के साथ साथ हमारा एमपीसी लगातार घटता जाता है तो वो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है। ठीक, दूसरा रिलेशनशिप में ये कह सकती है, जब एमपीसी हमारी कांस्टेंट होती है इट्स मीन कि हमारा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है, तो ये एपीसी के बराबर तभी होती है जब हमारा न्यूनतम उपभोग आपका शून्य होता है। ये एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप को बताता है। ऐसा लॉन्ग रन में होता है कि हमारा C0 जो होता है वो 0 हो जाता है, और तो एपीसी एमपीसी के बराबर हो जाता है। ठीक, लेकिन इनकम में जब वृद्धि होती है तो हमारा जनरली इनकम में वृद्धि के साथ साथ आपका एपीसी कम होता है। दूसरा कि जब इनकम में वृद्धि होती है और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटता जाता है, इसका मतलब कि नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा एपीसी का भी जो वैल्यू होता है वो लगातार कम होता जाता है, और ये जो एमपीसी की घटने की दर एपीसी से ज्यादा होती है। चौथा रिलेशनशिप की अगर कोई लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है और इस पॉइंट पे आपका क्या होता है कि आपका इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो वाई अगर आपकी जीरो यानी आपकी आय अगर जीरो होती है तो जो एपीसी होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी वो इनफाइनाइट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब इनकम फिर अगर वृद्धि होती है तो धीरे धीरे एपीसी घटने, लेकिन ये जो घटने की दर होती है आपकी एमपीसी से ज्यादा होती है, क्योंकि एमपीसी आपकी कांस्टेंट होती है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में। फिर कंजम्पशन फंक्शन अभी तक जिसके बारे में चर्चा की वो विदाउट टाइम लैग था, यानी हम सीधे कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई डी, लेकिन प्रेजेंट इनकम को लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन सिर्फ प्रेजेंट इनकम द्वारा डिटरमाइन होती है, बल्कि हमारी पास्ट इनकम के द्वारा भी डिटरमाइन होता है। तो C इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी। नाउ अब इसके बारे में चर्चा करते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग क्या होता है? y माइनस सी, यानी हम सब जानते हैं कि हमारा जो इनकम होता है वो C प्लस एस होता है, यानी कंजम्पशन और सेविंग का जोड़ होता है। सेविंग अगर ज्ञात करनी है तो y माइनस सी। अब हमें C को C का फंक्शन लिख देते हैं, C0 प्लस स्मॉल सी वाई। ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, S इक्वल टू स्मॉल C0 प्लस 1 माइनस सी वाई। माइनस C0 क्या है कि ये बताता है कि इनकम अगर हमारा शून्य होता है तो हमारी जो बचत होती है वो आपकी ऋणात्मक हो जाती है। बचत ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि जब इनकम अगर शून्य होती है तो हमने पास्ट सेविंग से कंजम्पशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो बचत होता है वो आपका ऋणात्मक हो जाता है। ये जो 1 माइनस सी है ये आपका स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है, या इसकी जगह पे हम एस भी लिख सकते हैं, स्मॉल एस। तो आपका ये स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है जो ये बताता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से आपका सेविंग में क्या चेंजिंग होती है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? एस बाई वाई, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन वाई इनकम। हम पहले भी बोल चुके हैं जो हमारा टोटल इनकम होता है वो C प्लस एस का जोड़ होता है। तो अगर हम इस तरह से भी देखें तो अगर 1 तीनों को y से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये एपीएस C बाई वाई एपीसी होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होगा। एमपीसी भी इसी तरह होगा, एमपीएस भी ऐसे ही होगा। इनकम जो होता है वो आपका चेंज इन इनकम जो होता है वो किसके बराबर होता है? एमपीसी प्लस एमपीएस। अब इस कंजम्पशन फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है कि केन्स ने इस फंक्शन के द्वारा सेज लॉ को चुनौती देते हैं। सेज लॉ क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, यानी जो भी लोगों की इनकम होगी वो सारा का सारा कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे। ऐसा नहीं, इन्होंने कहा सेज लॉ का मतलब यही हुआ कि जैसे जो भी आपकी इनकम आती है लोग अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए सारा का सारा इनकम अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे। केन्स इसके द्वारा चुनौती देते हैं कि भाई नहीं, अगर इनकम हमारी वृद्धि होती है तो उसका एक प्रोपोर्शन हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं और एक प्रोपोर्शन हम सेव करते हैं। दूसरा कि आपकी उपभोग क्या होता है कि आय और बचत, उपभोग आपका आय और बचत का अंतर होता है। ठीक, जब रोजगार का निर्धारण करना होता है तो अगर इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो ये जो गैप है वो अगर उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं?
इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर। यानी कि अगर ये Y और C का गैप ज्यादा होता जाता है तो उसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, उस गैप को भरने के लिए, जिससे कि रोजगार आपका इकोनॉमी में बना रहे, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं। फिर इस फंक्शन के थ्रू, कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू उन्होंने बिजनेस साइकिल की भी चर्चा की कि जब रिसेशन का पीरियड होता है तो लोगों का कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि लोगों के पास इनकम कम होती है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट या रिकवरी के फेज में आता है, लोगों की इनकम बढ़ती जाती है, लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है। तो यानी कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू बिजनेस साइकिल की भी चर्चा केन्स ने की। फिर कि ये जो एपीसी और एपीएस का जो वैल्यू अगर किसी को ज्ञात होता है किसी भी इकोनॉमी में, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस इकोनॉमी में किस प्रोपोर्शन में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को लगाएं और किस प्रोपोर्शन में कैपिटल गुड इंडस्ट्री को लगाएं। अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो एपीसी की ऑब्वियसली कम होगी, यानी उस इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी और कैपिटल गुड की इंडस्ट्री कम लगेगी। यानी एपीएस प्लस एपीसी आपका इसका जो प्रोपोर्शन है वो बताता है कि किस इकोनॉमी में किस तरह की गुड्स की इंडस्ट्री लगेगी। फिर ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए, या जिसको हम लोग गुणक भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि गुणक क्या होता है, द चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वृद्धि के द्वारा जो हमारी आय में जो वृद्धि होती है उसको हम गुणक कहते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई, चेंज लेते हैं तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा y। इसको हम इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को y से, डेल्टा y से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा c बाई वाई। c बाई वाई क्या है, c बाई वाई आपका एमपीसी है, c बाई वाई आपका एमपीसी है। डेल्टा i बाई डेल्टा y, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। यानी गुणक का मूल्य किस पे डिपेंड करता है, आपका एमपीसी पे। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका गुणक उतना ही ज्यादा होगा। यानी इस 1 माइनस c को हम कुछ एमपीएस के तौर पे भी देख सकते हैं, यानी एमपीएस जितना ज्यादा होगा आपका गुणक उतना ही कम होगा। फिर कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंजम्पशंस को अफेक्ट करते हैं। इस तरह के इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव फैक्टर और दूसरा ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल, यानी आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। सपोज कि आप अंदर से अगर बीमार हैं तो आपका कंजम्पशन कम होगा। सपोज अगर आप बेरोजगार हैं या आपके इंटरनल फिर बेरोजगार है तो ऑब्वियसली आपके पास इनकम नहीं होगी, तो आप अपना कंजम्पशन अपने हिसाब से तय करेंगे, कम तय करेंगे। तो ये आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगी कि आपका फैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है। तो ये सब जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना चीजें होती हैं वो आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर, तो सबसे पहले इनकम आपका कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। इनकम जितनी ज्यादा होगी कंजम्पशन उतना ही ज्यादा मतलब बढ़ता है। प्राइस लेवल भी आपके अफेक्ट करता है। प्राइस लेवल अगर ज्यादा होगा किसी कमोडिटी का तो आप उस वस्तु के कंजम्पशन को घटा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि आपकी इकोनॉमी में रिच एंड पुअर पर्संस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। रिच लोग अगर अमीर लोग हैं तो उनके कंजम्पशन फंक्शन में बहुत ज्यादा में चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। कैपिटल गेन एंड लॉस, कि अचानक से अगर आपको मालूम कि आपको कैपिटल गेन होने वाला है तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है। फिर चेंज इन फाइनेंशियल पॉलिसी, कि चेंज इन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाला होता है तो लोगों के एक्सपेंडिचर्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन सपोज कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाता है तो लोगों का कंजम्पशन कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट एंड लास्ट ड्यूसनबेरी अप्रोच। ड्यूसनबेरी कहते हैं कि ये जो कंजम्पशन होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेजेंट इनकम पर डिपेंड करता है, बल्कि ये हमारी पास्ट इनकम का भी फलन होता है। यानी हमारी पास्ट इनकम जो होती है उससे भी हमारा कंजम्पशन अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ इन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में भी चर्चा की। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो एक व्यक्ति का जो एक कंजम्पशन होता है वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आसपास के जो लोग होते हैं उससे भी हमारा जो कंजम्पशन है वो अफेक्ट करता है। यानी हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ रही है, किस तरह की चीजों के लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, वो लोगों का
लोगों के कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। इसके आगे कंजम्पशन थ्योरी में यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इसके आगे जो इसका एक्सटेंशन है वो है हाइपोथेसिस है। इसी फंक्शन पे 4 तरीके की हाइपोथेसिस आती है, एब्सोल्यूट कंजम्पशन हाइपोथेसिस, रिलेटिव कंजम्पशन हाइपोथेसिस। रिलेटिव कंजम्पशन हाइपोथेसिस आपका ड्यूसनबेरी का है। फिर आता है लाइफ साइकिल कंजम्पशन हाइपोथेसिस और परमानेंट कंजम्पशन हाइपोथेसिस। थैंक यू।